नमस्ते मित्रों, आर हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष का आपका 2024 का पेपर हमने पढ़ाया था। डीएलएड प्रथम वर्ष में जो प्रथम सेमेस्टर था, उस प्रथम सेमेस्टर में जो हिंदी का पेपर था 2024, हिंदी का जो पेपर था उस पेपर को हमने आपको हल कराने का काम किया था। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास समय नहीं है कि किताबों को पढ़ सके, तो कम से कम इससे आपका लगभग 7-8 साल का पेपर यदि आपको हल करा दिया जाएगा और आप उसको समझ लेने का काम करोगे, पढ़ लेने का काम करोगे, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। आप केवल यदि प्रश्नों को ही, जितने पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, अगर इन पेपरों को ही अगर ध्यानपूर्वक पढ़ लेने का काम करेंगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न समाधान हो जाएंगे। आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हमने आपको पिछली कक्षा में 2024 का पेपर पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे 2023 डीएलएड प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर का जो 2023 का पेपर है, उस 2023 के पेपर को हम पढ़ाने का काम करेंगे, आपको समझाने का काम किया जाएगा। देखिए, आप एक बात समझिए, आपका जो पेपर होता है डीएलएड का पेपर होता है, इस डीएलएड पेपर में पेपर दो तरह के देते हैं। पहली बात तो ये करता है, कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो 50 नंबर के होते हैं, कुछ पेपर ऐसे हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं। तो जो 50 नंबर के पेपर होते हैं उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, और जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उसमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो आप मान के चलिए, अच्छा 25 नंबर के पेपर में जो होता है 1 घंटे का समय होता है, और जिस दिन आपका 25 नंबर का पेपर होगा उस दिन आपको एक दिन में 3 पेपर देने होंगे, और जिस दिन 50 नंबर का होता है उस दिन आपको 2 पेपर देने होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को भली बात समझे रहिएगा, जाने रहिएगा, क्योंकि बिना पढ़े आपका कल्याण होने वाला नहीं है और अच्छे मार्क्स आपके आने वाले नहीं है। इसलिए देखिए, बीटीसी या जो डीएलएड है, इसमें जो पेपर आते हैं देखो, है तो बड़ा इजली चीज, जो बेसिक चीजें हैं जिनको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, उन्हीं सब चीजों को पढ़ने का काम करना है। तो बहुत ज्यादा समय न गंवाते हुए प्रश्न पे हम चर्चा करने का काम। देखिए, प्रश्न आपका 3 प्रकार का होगा। एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो होता है उसमें 5 प्रश्न होते हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न होते हैं, और लघु उत्तरीय में 7 प्रश्न। कुल मिला के आपके हिंदी के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 18 प्रश्न होते हैं। हिंदी के पेपर में 18 प्रश्न होते हैं और 5 प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ से। तो आइए हम पहले चर्चा करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो समझिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में डीएलएड के प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में 2023 में एक प्रश्न पूछ रखा था। प्रश्न नंबर 1 में दे रखा था उसने, मूल स्वर है, उसने दिया था मूल स्वर है। उसमें ये पूछने का काम किया हुआ है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, प्रश्न में दिया था। अच्छा, ऑप्शन में उसने क्या दे रखने का काम किया था, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए दिया, तो उसमें दे रखा था उसने, ऑप्शन में ए में दिया था आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और बी में उसने दे रखा था ओ, ई, छोटा ऊ, और उसने दे रखा था री को, उसने री को दे रखा, छोटी री। और इसमें दिया था ऑप्शन नंबर सी में दिया था ए, आई, ओ। देखो, एक नहीं दिया था जबकि उसको देना चाहिए था। खैर कोई बात, तो वो आपसे क्यों ये जानना चाहता है कि वे स्वर कौन है जो मूल स्वर के रूप में आने का काम करते हैं, उनको आपसे जानना चाहता है। खैर हम उसको भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ओ दिया है और उसमें औ नहीं दिया है, तो हम उसको भी लिख दे रहे हैं आपको
औ भी लिख देने का काम दिया नहीं था 2023, दिया था केवल 3 ए ऐ ओ इतने को दिया था। इसके बाद दे रखा था प्रश्न नंबर डी, ये डी में दिया था अं और अ। अब उसका प्रश्न क्या था, प्रश्न जरा समझिए। उसका प्रश्न यही था कि मूल स्वर कौन होते हैं। तो मूल स्वरों को आपको बताना था कि वे कौन से ऐसे स्वर होते हैं जिनको हम हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर के नाम से जानते हैं। तो मूल स्वर कौन होते हैं, देखो आपके अनुसार या आप जहां तक रट लिए होंगे वो चीजें अलग है, लेकिन उसको समझने की चीज। देखिए डीएलएड का प्रश्न ऐसा आएगा, आप रटे रहोगे तो काम नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर समझे रहोगे तो समस्या समाधान हो जाएगी। तो यहाँ पे समझिए प्रश्न यहाँ से यदि उसने दिया है ए में, तो पहले ए ऑप्शन को देखिए, इसमें दिया है आ ई उ। इसका मतलब क्या है, ये सब के सब कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं। ये सब के सब दीर्घ स्वर हैं, यानी वे स्वर जिनको कहने में ज्यादा समय लगता हो उन्हें दीर्घ कहते हैं, या चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। तो उसके कहने का मतलब ये है कि वह स्वर जिसको कहने में अधिक समय लगने का काम करता हो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरी बात करता है ये जो होता है और ई उ सब जितने छोटा है ये ह्रस्व होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर होते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला में यही आपका मूल स्वर था। मूल स्वर है अ ई उ और ई, ये 4 मूल स्वर हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, एक नाम और दिया जाता है ह्रस्व भी ने कहने का काम किया जाता है। तीसरी बात कहता है ए ऐ ओ और औ। उसने आपके 2023 के पेपर में औ का ऑप्शन नहीं दिया था, क्यों दिया था, ए ऐ और ओ दिया था उसने। वह आपसे ये पूछना चाहता है इसमें आप जरा ये बताइए इसमें दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर आपने जान लिया, जितने वे स्वर जिनको कहने में ज्यादा समय लगने का काम करता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनको कहने में कम से कम समय लगने का काम करता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब यहाँ जो कहता है ए ऐ और ओ, ये 2023 के मात्र दिया तो मैंने एक आपको बढ़ा देने का काम किया, औ भी उसमें आता है। यानी जो संयुक्त स्वर होते हैं तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, उसमें ये सब क्या है, संयुक्त स्वर हैं, ये होते हैं संयुक्त स्वर। अब समझिए कि संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, वे स्वर जिनको 2 स्वरों को जोड़ के बनाए जाने का काम किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। अब बात आती है डी वाले में। देखिए ऑप्शन आपका तो ये सही है, लेकिन डी वाले में क्या कहता है, ये कौन से स्वर हैं, तो इनको हम कहते हैं विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। और ये जो होता है अनुस्वार होता है। देखिए इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक अनुनासिक होता है। तो अनुस्वार का मतलब ये होता है जिसके ऊपर केवल बिंदी हो वह अनुस्वार होता है, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लगाई जाए ये अनुनासिक होता है। यानी मुंह और नाक से जिसका प्रयोग दोनों से करने का काम किया जाए उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो ये आपका 2023 का पेपर था। 2023 के पहले ही प्रश्न में दिया था ये कि मूल स्वर कौन कौन होते हैं। तो आपने समझा कि मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर की गणना में आते हैं, जिनको बोलने में कम से कम समय लगने का काम करता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 से दे रखा था 2023 के प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में दिया था उसने, किन वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से या अर्ध स्वर कहा जाता है। फर्स्ट प्रश्न है और इसमें पूछ क्या रहा है, वह कौन से वैसे ऐसे वर्ण हैं जिनको हम अर्ध स्वर के नाम से संबोधित करते हैं या अर्ध स्वर के नाम से उसको जानने का काम किया जाता है। उसने एक ऑप्शन आपको दे रखा था वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था और डी दिया था। उसने कहा इसमें क्या, य और व, र और ल, और सी ऑप्शन से दे रखा था ड ढ, और इधर दिया था छ और ज। अब उसने आपसे पूछा ये था
कि किन वर्णों को अब यानी कितने जितने इसमें वर्ण दिया य व र ल ट ये ड और ढ छ और ज, उसमें ये पूछना चाहता है इन वर्णों में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको हम अर्ध स्वर के नाम से जानने का काम, भी कौन से स्वर हैं जिनको हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। एक बात और समझिएगा, यदि उसने आपसे अर्ध स्वर ही पूछ दिया तो एक समस्या और इसने खड़ा किया, प्रश्न में थोड़ा सा चीज को छुपा दिया है। वह ऐसा कौन सा, उसको पूछना चाहिए था कि ऐसा कौन सा इसमें वर्ण है जो स्वर और व्यंजन दोनों में गणना की जाती है, ऐसा प्रश्न उसको बनाना चाहिए। यदि आप इस तरह से कहने का काम करते किन वर्णों को अर्ध स्वर कहते हैं, तो सामान्यतः ये वर्ण तो है इसमें निश्चित रूप से जो अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। देखो अगर आप उसको व्यंजनों को पढ़ने का काम करते तो व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के 4 प्रकार होते हैं। अब उसमें कहता है कि अंतस्थ कौन है, उसमें कौन है, संयुक्त कौन है, तो उसी व्यंजन में से उसने व्यंजन को पूछने का काम किया हुआ है, वह कौन सा व्यंजन है जिसको हम अर्ध स्वर के आधा स्वर के नाम से जानते हैं। तो वह व्यंजन देखो, अगर यहाँ हम करते हैं इधर यदि र और ल को करते हैं तो निश्चित रूप से अर्ध स्वर में 4 गणना आती है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों अर्ध स्वर है। लेकिन यह मूल रूप से अर्ध स्वर है और ये मूल रूप से स्वर है, कहीं भी इसकी गणना अर्ध स्वर में होने का काम नहीं करता है। तो यह और जो वह होते हैं इसको हम अर्ध स्वर के नाम से जानने का काम, इसी को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये अर्ध स्वर इसलिए होने का काम करता है, ये इसका स्वर में भी गणना होती है और व्यंजन में भी गणना होती है इसलिए। लेकिन एक काम और आपने देखा होगा, लिखने का जो तरीका होता है उस लिखने के तरीके में परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर आप कहीं लिखते हो आई, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आप स्वर की बात कर रहा है तो आई आप ऐसे लिख सकते हो और आई ऐसे भी लिखते हैं, आप आई ऐसे भी लिखते हैं। जब उसने कह दिया कि जब ये अर्ध स्वर है और ये पूर्ण स्वर है अगर, तो हमें अर्ध स्वर लगाने की क्या जरूरत है जब मेरा पूर्ण स्वर से काम चल सकता है, क्योंकि बड़ी ही तो लगाया है। एक आधे स्वर में अगर उसने बड़ी ई की मात्रा को लगा दिया तो 1.5 गुना स्वर हो गया। इससे अच्छा ये हुआ कि लिखने के दृष्टिकोण में अगर साहित्यिक दृष्टिकोण को पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण को पढ़ते हैं ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर व्याकरण में लिखने का काम करते हो आई ऐसे, ये निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। इसलिए व्याकरणिक दृष्टिकोण में ये आपका सही होगा, क्योंकि वो मांगता क्या है, स्वर को मांगता है। तो ये है। और यहाँ आता है, ये आपका प्रश्न नंबर ये सही था, यह और वह, इसको अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, व्यंजन में भी गणना होती है इसकी, स्वर में भी गणना होती है और इसे अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। आते हैं यहाँ पे, ये जो ड है और ढ, इसको 2 नामों से जानते हैं। एक तो द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं, एक तो उच्छिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। यानी इसका जो प्रयोग होता है हमारे व्यंजन में 2 बार होता है। यदि इसका 2 बार गणना नहीं होता तो पूरे व्यंजन की संख्या मात्र 50 होती है, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 52 हो जाती है, क्योंकि इसकी गणना 2 बार होती है, अड अढ में, और ड और ढ में 2 बार गणना होती है। और च और ज, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से व्यंजन है और वो पूछ रहा है हमसे क्या, तो अर्ध स्वर पूछने का काम करता है। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में य और वह जो होते हैं ये स्वर में भी गणना होती है इनकी और व्यंजन में भी होती है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। हमने सोचा कि आपको पूरा पेपर 2012 से लेकर 2024 तक के पेपर को ग्रहण करा दिया जाएगा, तो आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और देखिए अब आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में उसने दिया था, निम्न अक्षर में महाप्राण कुछ अक्षरों को देगा। निम्न अक्षर में महाप्राण देखिए, वह पूछता है 2023 के प्रथम सेमेस्टर और प्रथम वर्ष में एक प्रश्न उसे दे रखा था। प्रश्न उसका यही था कि निम्न में से कुछ ऐसे वर्ड देगा, कुछ ऐसे अक्षर आपको देगा, उसमें पूछने का ये कोशिश कर रहा है ये कि किसको हम महाप्राण कहने का काम करते हैं। तो वह ऑप्शन बना रखा था A, B, C और D, ये ऑप्शन बना रखा था। अब वो पूछता है इसमें महाप्राण कौन से हैं, और अक्षर दिया था उसने क
क दिया था, च दिया था और दे रखा था उसने ह दिया था और वह दे रखा था ये य दिया था। अब इसी में से पूछ दिया था कि महाप्राण किसे कहते हैं। तो देखो जो व्यंजनों के दो वर्ग होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। उसको एक नाम से और कहते हैं, उन व्यंजनों को कहता है ये अल्प प्राण, महाप्राण, जिसको घोष और अघोष के नाम से भी जानने का काम किया जाता। तो यहाँ क्यों उसने ये चीज पूछा है, ये पूछा है कि महाप्राण कौन है। इसका मतलब ये होता है कि महाप्राण और प्राण दो चीज होते हैं। इसका मतलब यहाँ कहेगा कि एक होगा अल्प प्राण, एक कहीं कहीं होगा अल्प प्राण है और दूसरा क्या है, महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण वे वर्ड आते हैं जिनको कहने में अल्प का मतलब थोड़ा सा, एकदम कम समय लगने का काम करता हूं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और वे व्यंजन जिनको कहने में ज्यादा समय लगने का काम करता हूं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। उसने कहा इनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अल्प प्राण की श्रेणी में आने का काम करते हैं। ये महाप्राण कहता है कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिसको महाप्राण के नाम से जानने का काम करते हैं। महाप्राण का मतलब ये है इनमें ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको कहने में ज्यादा समय लगेगा, उसको पूछने का काम करता है कि महाप्राण कौन। देखिए एक बात और समझिए, यदि आपको महाप्राण नहीं आ रहा हो, आप एक चीज खोज लीजिए, अल्प प्राण खोज लीजिए। जब सारे अल्प प्राण आप खोज लेंगे तो एक बचेगा, उसमें महाप्राण होगा। दोनों तरीका है, या तो आप महाप्राण को समझते हैं तो जान लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो आप अल्प प्राण को खोजिए। अल्प प्राण कौन है, जो अल्प प्राण होगा उसको हटा दीजिएगा और जो महाप्राण होगा उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ कहता है कि निम्न में कौन सा महाप्राण है। तो महाप्राण अगर इसको हम कहेंगे तो क ये अल्प प्राण होता है। पहला अक्षर अल्प प्राण होता है, दूसरा अक्षर दूसरा और चौथा, देखिए वजनीय स्वर और व्यंजन में, व्यंजनों में दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। व्यंजनों में दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होने का काम करता है। तो यदि आप जब अल्प ये महाप्राण खोज रहे हो तो जो क होगा ये तो पहला ही है, च होगा ये भी पहला अक्षर, क्योंकि क ख ग घ म होता है, च छ ज झ य होता है तो ये भी पहला है, और य र ल व ये भी है पहला। इसका अब यहाँ आता है, लेकिन एक बात और कहता है, अब आप अगर स्पष्ट व्यंजनों को खोजने का काम करेंगे तो एक समस्या होगी कि ये जो ह है यही आपका क्या होगा, ये महाप्राण होगा। इसलिए वो कहता है कि श, ये स, श, स, ह, ये सब के सब क्या आते हैं, ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ये जो वर्ड होते हैं स, स, श और ह, ये सब महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं, एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण वे व्यंजन आते हैं जिनको कहने में कम समय लगता हो, यानी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये अल्प प्राण होते हैं। दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर ये महाप्राण होते हैं। तो उसने 2023 के पेपर में आपसे यही पूछा था डीएलएड के प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में कि इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण व्यंजन आपका ये ह रहा। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। इस तरह की चीजों को यदि आप समझ लेंगे तो परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अगर रटे रहेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है, प्रश्न को समझे रहेंगे तो किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होगी। और प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। देखो अब उसने एक ऑप्शन फिर रखा है, इसमें कौन सा ऐसा है जो कि शुद्ध है और कुछ ऐसे होंगे जो अशुद्ध होंगे। ये बात कहता कि 4 ऑप्शन दिया था 2023 में। शुद्ध मैंने बताया था कि हर टॉपिक से एक ही प्रश्न उठाएगा,
किसी भी वर्ष का प्रश्न अगर आप उठा के देख लोगे आप, तो निश्चित रूप से अगर आप 2-3 साल का पेपर पढ़ोगे ना, 4 से 6 प्रश्न आपका मैच कर जाएंगे, हर एक साल मैच करेगा कहीं ना कहीं। बस प्रश्न का तरीका क्यों घुमा के पूछने का काम किया होगा। एक से ऐसा नहीं होगा कि जो प्रश्न दिया होगा 24 में वह 23, ऐसा नहीं है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देने का काम करेगा, लेकिन प्रश्न जस का तस होगा, बस आपकी समझने के ऊपर निर्धारित करता है। तो इसमें दिया था उसने कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो शब्दों को भी उसने दे रखने का काम किया था। और शब्द क्या था? वानर। शब्द था वानर। दूसरा था पट, दूसरा था पट, तो तीसरा था छेद, छेद, और चौथा है मिष्ठान। अब इन्हीं में से उसने पूछा था कि आप ये बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन ऐसा अक्षर है जो इसमें शुद्ध रूप से है, यानी बानर शब्द शुद्ध है, या पट शब्द शुद्ध है, क्षेत्र शब्द शुद्ध है, या मिष्ठान शब्द शुद्ध है। शुद्ध है। आप समझिए इन चारों प्रश्नों में से आपको तो पता है कि देखो, पहली बात कि बानर, ये जो बानर शब्द लिखने का काम करता है, तो पहले इसका होता है बंदर, इसका होता है बंदर, इसका शुद्ध शब्द, ये रहा अशुद्ध शब्द, और ये हो गया आपका शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? बंदर होगा। ये सॉरी कहता है वानर जो होता है ये शुद्ध शब्द है, वानर शुद्ध शब्द है। यहां तो वानर शुद्ध शब्द रखने का काम किया। अब कहता है मिष्ठान। देखो मिष्ठान ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मिष्ठान जो होगा ये ऐसे होगा, मिष्ठान। दो न नहीं हो, केवल एक न होगा, वो होगा मिष्ठान। और ये जो लिखा है ना, मिष्ठान लिखा है, मिष्ठा न होता है। और क्षेत्र देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्षेत्र में छत्री छ होता है, ऐसे क्षेत्र लिखा जाता है। और इसका जो होता है, ये जो वानर है ये लिखता है, ये बंदर होता है ना। हालांकि ये शुद्ध अशुद्ध, क्योंकि प्रश्न को सही नहीं किया उसने, मिस्टेक छाप देने का काम, उसका जो प्रिंट है वह खुद में, जबकि रहना चाहिए पहले बंदर शब्द, पहले बंदर शब्द होना चाहिए, और इसका शुद्ध रूप होता है बानर। तो ये इसका शुद्ध है। एक समस्या अभी भी आपके सामने खड़ी है, ये जो पट वाली, पट क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है? पट देखो भाई, वह क्या पूछा था आपसे, वह अशुद्ध शब्द पूछा था ना, ये पट भी तो अशुद्ध है, ये पट भी अशुद्ध है, क्योंकि पट जो होता है ऐसे होना चाहिए, पट ये होता है पट, ये शुद्ध शब्द होने का काम किया हुआ है। तो ऐसे शुद्ध होता है, जबकि ये भी पट, ये लिखा है प और ट लिखा, प ट लिखा है, जबकि पट नहीं लिखा है। तो ये है आपका, ये आपका शुद्ध शब्द है, ये बानर आपका शुद्ध शब्द है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको दे रखा है 2023 के प्रश्न में। अच्छा, प्रश्न नंबर 4, ये 5 अब आपसे दिया है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, जंगम का विलोम, जंगम का विलोम, जंगम का विलोम शब्द है। ये कहता है ना कि प्रश्न नंबर 5 में कि जंगम का विलोम क्या होता है, यानी जंगम जो शब्द दिया है उस जंगम शब्द का विलोम क्या होता है। तो यहां उसने ऑप्शन दे रखा था, एक ए, बी, सी और डी, ऐसा ऑप्शन दिया था। अब उसने दिया था वह कि पुष्ट, ये दिया था पुष्ट, और दूसरा दिया था वह अस्थावर, अस्थावर दिया था। तीसरा दिया था वह स्थिर, स्थिर दिया था। और चौथा दिया था वह पूर्ण, पूर्ण दिया था। अब उसने ये पूछ रखा था कि इन शब्दों में से आप एक आप पूछना किसका। देखो प्रश्न को सबसे पहले आप पढ़िएगा, प्रश्न किसके विषय में पूछ रहा है, वह जंगम का विलोम पूछ रहा है, न कि
पुष्ट का, स्थिर का, पूर्ण का, किसी का, ऐसा है। उसने ये पूछा इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो जंगम शब्द का ये विलोम होता है। तो देखो जंगम ये होता है अस्थावर, यही है इसका सही, यानी जो जंगम है ये अस्थावर, इसका क्या होगा विलोम। तो अस्थावर का विलोम जंगम होता ही है, अस्थावर का विलोम ये जंगम का विलोम अस्थावर होता है। अब यहां आइए, अगर वो आपसे कहे पुष्ट, तो जो पुष्ट होता है इसका विलोम होता है क्षीण, इसका विलोम क्षीण होता है। यानी जो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका विलोम क्या होगा, क्षीण होगा, यानी कृश होगा, वह कृशकाय होगा। अच्छा यहां दिया है स्थिर, इसका होगा अस्थिर, इसका होगा अस्थिर। अब यहां दिया है पूर्ण, तो पूर्ण का होगा अपूर्ण, पूर्ण का होगा अपूर्ण। ये इसका स्थिर का विलोम अस्थिर होगा, पुष्ट का विलोम क्षीण होगा, पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा। अब उसने आपको कंफ्यूज करने का खूब प्रयास किया है कि आप ये बताइए, ये जो हमने जंगम शब्द लिख रखा है, इस जंगम का विलोम शब्द इसमें कौन सा होगा। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, अस्थावर ही होगा, ये अस्थावर होगा। जंगम का विलोम क्या होगा, अस्थावर होगा। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। अब यहां से आपका समाप्त होता है ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये 5 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए थे और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके क्या हो गए, समाप्त हुए। अब हम आपको बताएंगे अति लघु दिया हुआ, अति लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब इसमें आपको कैसे प्रश्न पढ़ने होंगे, 6 प्रश्न पढ़ने होंगे। यानी वस्तुनिष्ठ में आपने 5 पढ़ा और अति लघु उत्तरी में आपको कैसे पढ़ना होगा, 6 प्रश्न पढ़ना होगा। तो यहां दिया है, देखिए अब यहां हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में उसने क्या दिया है, स्वराघात किसे कहते हैं। स्वराघात किसे कहते हैं। देखिए उसने आपसे प्रश्न पूछा है कि स्वराघात किसे कहते हैं। स्वराघात का मतलब ये कहता है ना कि जिस स्वर पे ज्यादा बल लगा के बोला जाए या जोर दे के बोला जाए उसे स्वराघात या बला, 2 नाम से जानते हैं इसको। देखो हो सकता है आपसे कहते स्वराघात किसे कहते हैं या कहते हैं बलाघात किसे कहते हैं। तो स्वराघात भी उसी को कहते हैं और बलाघात भी उसी को कहते हैं जिस व्यंजन पे या जिस स्वर पे जोर दे के बोला जाए, प्रेशर दे के बोला जाए, उसे स्वराघात कहते हैं या बलाघात कहते हैं। तो स्वराघात का ये मतलब कहने का काम करता है कि किसी अक्षर पर, आपका जो उत्तर था उसने लिखा था किसी अक्षर पर जब जोर देकर किसी अक्षर पर जब जोर देकर या विशेष बल देकर, जोर देकर या विशेष बल या विशेष बल देकर उच्चारण किया जाए, उच्चारण किया जाए, यानी किसी अक्षर पर जब जोर देकर या विशेष रूप से बल देकर उसका उच्चारण किया जाए तो उसे कहते हैं स्वराघात। किया जाए तो उसे स्वराघात या बलाघात, स्वराघात या बलाघात। देखिए आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 2023 के पेपर में पूछा था कि स्वराघात किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर यही था कि किसी अक्षर पर जब जोर देकर या विशेष रूप से बल देकर, जब किसी भी वर्ण पर हम विशेष रूप से बल देकर उसका उच्चारण करने का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। इसको 2 नामों से जाना जाता है, इसको स्वराघात भी कह सकते हैं और
बलाघात, यानी इसको दो नाम से संबोधित करने का काम करता है, स्वराघात और बलाघात। स्वराघात का मतलब स्वर पे जोर दे के बोला जाए विशेष रूप से, बलाघात स्वर पे ही बल दे के बोला जाए। तो जब किसी विशेष वर्ड पे, किसी विशेष अक्षर पे बल दे करके, जोर दे करके उसका उच्चारण करने का काम किया जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वराघात या बलाघात कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 में ये उसने पूछ रखने का काम किया था, ये स्वराघात इसे कहने का काम किया जाता है। देखो, बात अगर नहीं समझ में आए एक दिन, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर ये बात समझ में नहीं आया, उसका अगले दिन उसी प्रश्न को केवल बताया जाएगा, लेकिन बताया जाएगा निश्चित तौर पे। यदि इसको आप पढ़ लेते हो, केवल पेपरों को समझ लेते हो, तो आपको 25 नंबर में 24 नंबर लाने से रोक नहीं पाएगा, लेकिन प्रयास आपको करना होगा। देखो, समय आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। आप समय देंगे, सहयोग हम कर देंगे, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो लोग भी पढ़े, उनका भी कल्याण हो जाए। अगर आप एक अच्छे नागरिक हो तो आप सभी का कल्याण चाहने का काम करोगे। प्रश्न नंबर 6 था, और प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 लिखा है पार्श्विक, कहता है पार्श्विक वर्ड का उदाहरण, पार्श्विक वर्ड का उदाहरण दीजिए। देखो, उसने कह रखा है ना कि पार्श्विक वर्ड का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ड का मतलब ये कहता है ना कि वे व्यंजन, या लिख लो आप, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण, जिसका या जिनका उच्चारण करने में जीभ तालु को छूते हुए, जीभ तालु को छूते हुए जीभ तालु को छूते हुए हवा मुख के दोनों बगल से निकले, हवा मुख के दोनों बगल से निकले, उसे पार्श्विक वर्ड कहते हैं, उसे पार्श्विक वर्ड कहते हैं। देखिए, उसने कहा कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में जीभ तालु को छूते हुए, उसने कहा कि ऐसा व्यंजन कोई खोजिए जो व्यंजन जीभ और तालु का स्पर्श करते हुए और जो हवा होगी उसके मुख के दोनों बगल से निकलेगा, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ड। तो जैसे वो होगा कौन सा, जैसे ल। अब ल कहने का ये मतलब है ना, जब आप ल का उच्चारण करते हो तो आपके तालु और जीवा, ये जीवा जाके ऐसे मुड़ जाते हैं, ल यानी जीवा ऐसे जाके मुड़ जाती है, और जीवा के बीच में से हवा सीधा निकलना चाहिए। वह हवा क्या करती है कि जीवा के दोनों तरफ से निकलने का काम करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ड कहने का काम किया जाता है। यानी वे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीवा मुड़ जाती हो, और मुड़ने के बाद उसके जो हवा है वो दोनों बगल से निकलने का काम करता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ड कहते हैं। जैसे में ल था। अच्छा, प्रश्न नंबर 8 आपका दिया था, लिपि को परिभाषित कीजिए। प्रश्न था लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि को परिभाषित कीजिए। देखिए, ये 2023 में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न दे रखा था कि लिपि को परिभाषित करने का काम किया जाए। कहता है
कि लिपि को परिभाषित, लिपि, अच्छा उसके कहने का ये मतलब है, देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझिए ना, हमने आपको सिलेबस में पढ़ा रखा है कि लिपि का मतलब होता है लिखना। अब आपका उत्तर ये कहता है, जब लिपि का मतलब उसने कहा लिखना, तो आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर होगा किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा के लिए, किसी भी भाषा के लिए जिन प्रतीकों चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। देखो लिपि का मतलब होता है कि लिखना, जिसको भी लिखा जाए वह लिपि है। लेकिन हम लोग लिपि में लिखते क्या है, कहीं कोई व्यंजन होगा, कोई स्वर होगा, उन्हीं स्वर और व्यंजनों को एक प्रतीक के रूप में मान करके, एक चिन्ह के रूप में मान करके, उन चिन्हों को जब हम क्रम से लिखने का काम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लिपि। अब तो लिपि का मूल अर्थ होता है लिखना, जिसको लिखा जाए वह लिपि है। इसने कहने का काम किया था कि लिपि को ही परिभाषित करिए कि लिपि किसे कहते हैं। आप समझिए कि जब हम किसी भी भाषा के ध्वनि को, उसके वर्ण को, यानी जो ध्वनि होगी उस ध्वनियों के वर्ण अर्थात अक्षर को, उन अक्षरों को जब हम प्रतीकों के रूप में, चिन्हों के रूप में जब उसको लिखने का काम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। यानी लिखने की प्रक्रिया को ही लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के प्रतीक और चिन्ह को लिखने की क्रिया को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तो आप समझिए कि लिखने की क्रिया को ही लिपि कहने का काम किया जाता है, ये होता है लिपि। और उसने 2023 में यही आपसे पूछने का काम किया था कि लिपि किसे कहते हैं। अब ये आपका प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 9 में एक प्रश्न आपको दे रखा था। वो प्रश्न नंबर ये था, 9 में दिया था, आर्य एवं उन्नति का विलोम, आर्य एवं उन्नति का विलोम, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। उसने कहा था, देखिए दो शब्द के विषय में आपसे वो पूछने का काम किया है। एक तो ये पूछा है ये कि आर्य, और दूसरा कहता है उन्नति। मात्र 2 शब्दों का विलोम आपसे पूछा था। तो देखो एक होता है आर्य और एक होता है अनार्य। इसको 2 शब्दों से जानते हैं, एक है आर्य, दूसरा है अनार्य। अब इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रदर्शित करने का काम किया, पढ़ाने का काम किया। कुछ लोगों ने ये भी बताने का काम किया, आर्य का मतलब ये जो बाहर से आए उन्हें आर्य कहते हैं, जो लोग यहीं के उन्हें अनार्य कहते हैं, अनार्य जो आए नहीं थे। तो आर्य का जो विलोम होता है अनार्य होता है, और अनार्य होता है। आर्य का विलोम अनार्य हो गया। और उन्नति का विलोम जो होता है, ये उन्नति का विलोम होगा अवनति। ये 2 शब्द केवल पूछा था, ठीक है ना। उसने पूछा 2 शब्दों का, आर्य का पूछा था और वह अनार्य का पूछा था। तो आर्य का जो विलोम होगा वह अनार्य होगा, और उन्नति का जो होता है उसे अवनति कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर, ये प्रश्न नंबर आपका है 9। अब प्रश्न नंबर 10 था। प्रश्न नंबर 10 में प्रश्न दिया था, कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, और कहता आपादान कारक का चिन्ह, आपादान
देखो उसने कहा, दो प्रश्न दिया है उसने। एक तो ये दिया है कि कारक किसे कहते हैं, पहले कारक के विषय में लिखिएगा, फिर अब कहता है आपादान कारक का चिन्ह उदाहरण के रूप में दीजिएगा। देखो कारक का मतलब ये कहता है ना कि कारक क्रिया को करने वाले, कारक क्रिया को करने वाले, क्रिया को करने वाले होते हैं। क्रिया को करने, ये जो होता है कारक ना, ये क्रिया को करने वाले हैं और क्रिया के संबंध को भी बताने का काम करता है। यानी जो कारक होते हैं ये क्रिया को करते हैं, यानी ये कहता है किसी वस्तु के अलग होने या यहां कर लेना होते हैं, किसी वस्तु के अलग होने का, ये अलग होने का बोध कराए, जिसे क्या कहते हैं, आपादान कहते हैं। आपादान यानी जब किसी कार्य का अलग होना, यानी किसी वस्तु का अलग होना दर्शाने का काम करें तो उसे कहते हैं, देखो आपादान का मतलब होता है अलग होना। अलग के अर्थ में आपादान कारक चिन्ह होता है। तो जब किसी भी वस्तु का अलगाव जब होने का काम करता हो उसे आपादान कारक कहते हैं। और कारक कहता है क्रिया को करने वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी क्रिया को करने वाले को कारक कहने का काम किया जाता है, या कारक संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वह रूप है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। यानी कारक जो होता है, संज्ञा सर्वनाम जो भी कुछ होता है उनका सीधा का सीधा संबंध क्रिया से होता है। और क्रिया क्या होती है, करने वाले। क्रिया का मतलब होता है ना करने वाले, जो कुछ करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अलग करने वाले, एक करने वाले, जो कुछ भी करने वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कभी अगर प्रश्न आपका बढ़ा दे कि अगर आप चाहो तो प्रश्न बढ़ा भी सकते हो कि कारक के प्रकार 8 होते हैं। अब लेकिन इतना देने की आवश्यकता नहीं, जितना वो पूछा आपको समय बहुत कम देगा। वो 25 नंबर का प्रश्न है, 18 प्रश्न करना और 1-1 घंटे का समय देगा। बहुत ज्यादा उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, मात्र 2 लाइन से 4 लाइन में आप लिखिएगा। क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। दूसरी बात कहता है जब किसी वस्तु का अलगाव होता हो वहां पे कौन सा कारक होता है, आपादान कारक। जब भी किसी वस्तु का अलगाव हो, जहां भी हो वहां, जैसे ये कह दे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आपादान कारक में होगा, यानी पेड़ में पत्ते जुड़ने वाले नहीं है, इसलिए वो क्या हो गए, वहां से अलग होने का काम किए, इसलिए कहते हैं इसे आपादान कारक। आपादान कारक का मतलब ये होता है कि अलग होने के अर्थ में होता है आपादान कारक। और अगला है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर क्या है, 11। अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन कारण हैं? अशुद्ध उच्चारण की कौन कौन कारण है? ये कहता है ना कि जो अशुद्ध उच्चारण होते हैं, अशुद्ध जो उच्चारण होते हैं इनके कौन से कारण हैं कि अक्सर ये अशुद्ध उच्चारण होते हैं। देखो पहली बात उसने कहा, देखिए पहली बात कहता है कि अशुद्ध उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात समझ लो कि क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। पहली बात कहता है कि अशुद्ध उच्चारण का पहला कारण जानते हैं क्या है, कि क्षेत्रीय बोली। जैसे देखो भाषा तो सब है, अब कुछ क्षेत्र में कुछ विशेष बोली बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। तो क्षेत्रीय बोलियों के कारण भी हमारा उच्चारण गलत हो जाता है या अशुद्ध उच्चारण हो जाने का काम करता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारे क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में, इधर कुछ जगहों पे, कुछ क्षेत्र में कहा जाता है जैसे बिस्सा कहते हैं लोग, जमीनी में आपको बिस्सा में कहते हैं। अच्छा, कई कई इसी को लोग मंडा कहते हैं, कई कई आगे पढ़ने का काम है किसको कट्टा भी कहते हैं, कट्ठा ऐसा कहते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो क्षेत्र की बोलियां हैं उसके हिसाब से भी हमारा उच्चारण गलत हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात कहता है शारीरिक विकार। शारीरिक विकार यानी अगर आपके अंदर शारीरिक विकार है,
शरीर में कोई दोष है, शरीर का दोष मतलब ये नहीं है कि यदि आपका हाथ पर टेढ़ा है तो आपका उच्चारण गलत होगा, नहीं, ऐसा नहीं। यदि आपके मुख अवयव में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो निश्चित रूप से वह आपका जो उच्चारण होगा अशुद्ध हो जाने का काम करेगा। शारीरिक विकार के कारण भी अशुद्ध उच्चारण होने का काम करता है। अगला कहता है कि अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान, अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान न होने के कारण, अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान न होने के कारण भी हमारे जो उच्चारण होते हैं ये निश्चित रूप में गलत हो जाने का काम करते हैं, अशुद्ध हो जाने का। क्योंकि देखो भाई, जिस अक्षर का उच्चारण जहां करना हम उसको वहां नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, होता शब्द व्यवहार है, शब्द है व्यवहार, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आगे का पीछे व्यवहार कह देते हैं। ऐसा भी कहने के लिए आपने सुना होगा। ये क्या है, जब हमें अक्षरों का, मात्राओं का यदि शुद्ध ज्ञान नहीं होने का काम करेगा, जिसके कारण भी हमारे उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। दूसरी बात कहता है कि शारीरिक अवयव में यदि किसी प्रकार का दोष है, उस दोष के कारण भी उच्चारण में अशुद्धता आ जाने का काम करेगी। यानी मुख अवयव में यदि कोई विकार हो, जिसके कारण भी कुछ शब्द शुद्ध नहीं आ पाने का काम करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध उच्चारण कहते हैं। तीसरी बात है कि क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे कुछ चीजों कुछ और नाम से कहने का काम। ये सामान्य सी बात आपने देखा होगा ना, समोसा हम लोग कहते हैं, अपने क्षेत्र में समोसा कहते हैं। इसी समोसा को आप चले जाओगे पश्चिम बंगाल की तरफ, तो वहां लोग कहते हैं, जानते क्या, सिंघाड़ा कहते हैं। तो कहता है क्षेत्रीय बोलियों को दोष नहीं, ये दोष है, लेकिन हमें तो व्याकरण के दृष्टिकोण से हमको उत्तर देना है, इसलिए कहता है ये है उच्चारण के दोष होते हैं। ये सब उसके कारण होते हैं, उच्चारण के, अशुद्ध उच्चारण के कारण होते हैं। और अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। जब प्रश्न नंबर 12 होगा तो आपका प्रश्न हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 12 में तो प्रश्न दिया है, आयोगवाह से आप क्या समझते हैं? आयोगवाह से आप क्या आयोगवाह से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 1 की एक तो ये होगा, यानी 12वां में 2 प्रश्न दिया है, 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो आयोगवाह से क्या समझते हैं? और दूसरा उसने कह दिया है ना कि उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। उसने कहा प्रश्न नंबर 12 में कहता है आयोगवाह से आप क्या समझते हैं, यानी जो आयोगवाह स्वर होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, और इसका उदाहरण दे के हमें बताइए कि कैसे इसका प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो इसके विषय में ये कहने का काम किया हुआ है, कहता कि वर्णमाला में ऐसे स्वर और व्यंजन, ऐसे स्वर और व्यंजन दोनों गुण रखते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों गुण कहता है आयोगवाह वे होते हैं जिनके अंदर गुण दोनों का होता है, स्वर का भी होता है और व्यंजन का भी होता है। ऐसे गुण रखने वाले को क्या कहते हैं? आयोगवाह। आयोगवाह कहते हैं। 1 नंबर तो प्रश्न आपका हो गया प्रश्न 12 में, लेकिन उसने पूछा क्या है कि इसका हमें उदाहरण भी दीजिए। ये कहता है कि वर्णमाला में ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन दोनों को या दोनों के भाव को अपने पास रखने का काम करते हों, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आयोगवाह कहने का काम किया जाता है। और कहता है कि उसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण है अंग और दूसरा है अ। ये आयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अंग और अह
अयोगवाह की श्रेणी में आने का काम करते हैं। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 12। आप प्रश्न नंबर 13 आपसे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 13 में कहता है कि पेस्टालॉजी की रचना विधि को समझाइए। पेस्टालॉजी की रचना विधि को समझाइए। उसने क्या रखा ना कि जो पेस्टालॉजी है, देखो आपको 2024 में भी प्रश्न पूछा था कि शिक्षण की विधियों में तो उसमें अनुकरण विधि था, पेस्टालॉजी विधि था, मॉन्टेसरी विधि था, अनुकरण विधि, तमाम प्रकार की विधि था। वो प्रश्न यहाँ घुमा के क्या दिया है कि पेस्टालॉजी विधि रचनात्मक विधि का, पेस्टालॉजी तो रचनात्मक विधि है ना, वह क्या है। तो उसमें उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि पेस्टालॉजी में क्या होता है कि पहले छात्र वर्ड को देखते हैं, वर्ड को देखता है, वर्ड को, यानी पहले जो छात्र होता है ना वह वर्ड को देखता है और उसको टुकड़ों में खोजता है, उसको टुकड़ों में खोजता है। यानी ये कहता है ना कि पेस्टालॉजी विधि, एक रचनात्मक विधि ये कहता है कि जो अक्षर होते हैं टुकड़े में होते हैं, वह गत्ते के होते हैं, तमाम प्रकार की चीजों धातुओं के बने होते हैं, तो वह अक्षर क्या होते हैं टुकड़े में होते हैं। तो उन टुकड़े अक्षरों को सबसे पहले छात्र क्या करे, बालक क्या करेगा, उसको देखेगा, वो खोजने का प्रयास करेगा और उनको खोजता है। जो टुकड़े में अक्षर हैं उन अक्षरों को बालक क्या करता है, पहले खोजने का काम करता है और जब खोज लेता है तो उन्हें जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। एक बात बताएं, जो बच्चे होते हैं ना, वो देख, जो बच्चे जितने छोटे होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो बड़े साइंटिस्ट टाइप के होते हैं। इसलिए कि बच्चे को अगर खिलौना ला के दे दो, चाहे जितना बढ़िया जाए, जितना महंगा खिलौना ला के आप दे दोगे, वह बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, कुछ समय तक खेलेगा, सब पटकना शुरू करेगा, उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। आज जब वो खिलौना टूट जाएगा तो वो इंजीनियर बनने का प्रयास करेगा। अब उस खिलौने को जोड़ने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा गाँव के जो बच्चे होते हैं स्लीपर चप्पलों की गड़ारी बनाते हैं, गोल गोल काट करके गड़ारी बनाते हैं, उसका ट्रक बनाते हैं। क्या है, ये बच्चे इंजीनियर होते हैं, बच्चे साइंटिस्ट टाइप का होते हैं, ये प्रयास करते हैं। उसने कहा कि जो पेस्टालॉजी रचनात्मक विधि है उसमें जो अक्षर होते हैं टुकड़े में होते हैं, उन टुकड़े अक्षरों को वे बच्चे क्या करते हैं कि उनको खोजते हैं, पहले देखते हैं और देख करके उसको जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब जोड़ लेते हैं तो इसके बाद वो क्या करते हैं, इससे होता क्या है कि सरल से कठिन की ओर अग्रसर होते हैं। इन्होंने कहता है ना कि पहले सरल चीज होता है, फिर धीरे धीरे कठिन होता है और इस तरह बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे सीख जाने का काम करते हैं। यानी ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों को वर्ड बनाना सिखाया जाता है, यानी अक्षरों को बनाना से पहले कहता है कि बच्चा उस रचनात्मक पेस्टालॉजी की जो रचनात्मक विधि है, उस रचनात्मक विधि में सबसे पहले छात्र क्या टुकड़े में जो अक्षर हैं बिखरे पड़े हुए हैं उनको खोजेगा, देखेगा और देखने के बाद उसको फिर जोड़ने का काम वह करने लगता है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13 में पेस्टालॉजी रचनात्मक विधि था। और प्रश्न नंबर 14 में दिया था प्रश्न उसने, शिरोरेखा किसे कहते हैं, शिरोरेखा किसे कहते हैं। और दूसरी बात कहता है वह उदाहरण सहित समझाइए,
उदाहरण सहित समझाइए। देखो उसने प्रश्न दिया था 2023 के पेपर में, वो कहा था कि सिरोरेखा किसे कहते हैं, और उसने कहा 2 नंबर का प्रश्न था, सिरोरेखा किसे कहते हैं, और उस सिरोरेखा को आप उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करो, समझाइए। तो सिरोरेखा का ये मतलब होता है ना कि अक्षरों के, वर्णों के सिर के ऊपर जो रेखा भरी जाती है, नहीं उसके माध्यम से हम लोग पहले जो पढ़े थे ना, आप लोग पढ़े होंगे कि अक्षरों के माथा को भरना चाहिए, वह क्या होता है, सिरोरेखा होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं हम, भारत मेरा देश है, ये देखिए। अब उसने कहा कि उदाहरण में तो यही होगा कि ऐसे लिख दिया, आप इसके ऊपर ये खींच दिया जाए, ये सिरोरेखा है, मेरा देश है ना। ये सिरोरेखा नहीं, वर्णों के माथे के ऊपर, उनके सिर के ऊपर जिस रेखा को खींचने का काम किया जाता है उसे सिरोरेखा कहते हैं। और उदाहरण भी इसका यही था, इसके ऊपर आपने क्या किया, रेखा को खींच दिया, वह इसका उदाहरण हो गया। अब देखिए कहता, इसके देखिए प्रश्न हो सकता आने वाले दौर में बना दे आपसे, सिरोरेखा के गुण और दोष। तो देखिए इसके गुण और दोष भी होते हैं। इसका गुण ये होता है, यदि आप अक्षरों के ऊपर, वर्णों के ऊपर, शब्दों के ऊपर, वाक्यों के ऊपर यदि रेखाओं को खींचने का काम नहीं करेंगे, अगर उनके ऊपर देखो, एक गुण होता है, एक दोष होता है। तो गुण ये है कि यदि आप शब्दों की माथे को या उनकी सिरोरेखा को भरने का काम किए होंगे, तो सबसे पहली बात ये होगी कि शब्द अस्पष्ट होंगे, शब्द अस्पष्ट होंगे। दूसरी बात कहता है कि सिरोरेखा के भरने से अर्थ भी स्पष्ट होने का काम करता है, यानी इस शब्द का ये अर्थ होगा, इस शब्द का ये अर्थ होगा। यदि आप एक ही लाइन में, जैसे कादंबरी में 85 लाइन का एक ही श्लोक है, 85 लाइन का एक ही, लेकिन उसको क्या है, उसको तोड़ तोड़ के समझाने का काम किया जाता है, बचाने का काम किया जाता है। यहाँ कहता है इसके गुण है, जब सिरोरेखा आप लगाने का काम करोगे तो शब्द क्लियर होगा कि शब्द क्या लिखा है। दूसरी बात, जब शब्द क्लियर होगा तो उसके अर्थ क्लियर होंगे, और जब अर्थ क्लियर होगा तो समझने में आसानी होगी और समझाने में भी आपको आसानी होगी। ये उसका गुण है। अच्छा, दोष में क्या है उसके, हो सकता है प्रश्न में आ जाए। दोष में, यदि आप उन वर्णों के ऊपर रेखा खींचने का काम नहीं करोगे तो ना तो शब्द स्पष्ट होगा, ना तो अक्षर स्पष्ट होगा, ना तो वाक्यांश स्पष्ट होगा, ना तो उसका अर्थ स्पष्ट होने का काम, इसलिए अर्थ का अनर्थ बन जाने का काम करेगा। ये उसका क्या है, दोष है। तो ये है सिरोरेखा, अक्षरों के ऊपर जो रेखा खींचने का काम किया जाता है उसे सिरोरेखा कहते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15, ये 14। अच्छा, प्रश्न नंबर 15 में आपका दिया था ये वर्णों का क्रमशः उच्चारण, वर्णों का क्रमशः उच्चारण, वर्णों का क्रमशः उच्चारण, स्थान लिखिए, स्थान लिखिए। आप इसमें ये कहना चाहता है ना कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, जिन अक्षरों का उच्चारण किया जाता है, उसने कहा कि उन वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए कि वे कहाँ से निकलते हैं, किन किन जगहों से निकलने का काम करते हैं। तो जिसके लिए हमने आपको पढ़ा रखा है सिलेबस में, मैंने कहा था उसका एक सूत्र है। सूत्र ये है कि अको विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, रीतु रसा नाम मूर्धा, लीतु लसा नाम दम, उपु मध्यमानी नाम ओष्ठव, ये मननम से। तो कुछ का आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये सूत्र यदि याद किए रहेंगे ना तो आपको टेट होगा तब भी, सी टेट होगा तब भी, आपकी परीक्षाएं अगर सेमेस्टर की होंगी तब ये कहीं ना कहीं काम करेगा। इसलिए इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। तो उसमें कहता है कि वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। तो आप अगर याद किए रहोगे तो अ, आ, क वर्ग के सारे अक्षर, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो कंठ, तालु कंठ से है, तालु से है, और दंत से है, मूर्धा से है ना।
तो इन सब चीजों को आप जानते रहोगे। अपो विसर्जनीय कंठ, इचु यथा नाम तालु, रीतु रसा नाम मूर्धा, लितु रसा नाम दम। तो इसको जब जानते रहेंगे तो 4-6 का आप नाम क्रम से लिख दोगे। और यही ये पूछने का काम किया हुआ है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्रम से लिखने का काम करें। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 15। और अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व यानी देखो वो ये कहना चाहता है ना कि जो लिखित अभिव्यक्ति है, हम जो लिखते हैं उसका क्या महत्व होने का काम करता है। कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति में, कहता है लिखित अभिव्यक्ति में हम अपने मन में उठने वाले भावों को, विचारों को लिख करके जब प्रस्तुत करने का काम करते हैं, जिसे लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। यानी मानव अपने मन में उठने वाले, विचार आने वाले उन भावों को, उन विचारों को ठीक है लिख करके जब वो अभिव्यक्त करने का काम करता, प्रस्तुत करने का काम करता, उसे देखो प्रस्तुति 2 तरह से होती है, एक होती है लिखित और एक होती है मौखिक। तो लिखित अभिव्यक्ति वह होती है जिसको लिख करके प्रस्तुत किया जाए, जिसको लिख करके लोगों को समझाने का काम किया जाए, बताने का काम किया जाए, उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति वह होता है जब हम अपने मुख अवयव द्वारा बोल बोल करके अपनी भाव, अपने विचार की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का काम करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं, इसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति का यही मतलब होता है कि मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को लेखन के माध्यम से दूसरों को समझाने का जब प्रयास लिख करके बताने का काम करता है, लिख करके प्रस्तुत करने का काम करता है, जिसे क्या कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति कहने का काम किया जाता है। ये रहा प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 17 है वर्णों को लिखने का समय क्या है। वर्णों को लिखते समय, वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो उसने ये कह रखा है ना कि हम जब वर्णों को लिखने का काम करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन पे हमें सतर्क रहना चाहिए। क्या करते समय, वर्णों को लिखते समय, यानी अक्षरों को लिखते समय पहली बात तो ये है कि वर्णों, कहता है वर्णों को उसने क्या रखा है, वर्णों की सही बनाओ। पहली बात उसने कहा है कि देखो अक्षरों को लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वर्णों की जो बनावट है, जिस वर्ण को मैं बना रहा हूं गड़बड़ तो नहीं बन रहा है, यानी तितर बितर तो नहीं हो रहा है। इसने कहा कि वर्णों की बनावट का पहला ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कहता है आपके अक्षर सुंदर और सुडौल होने चाहिए, सुडौल होने चाहिए। आपके अक्षर सुंदर और सुडौल होने चाहिए। और कहता है कि सभी अक्षरों का झुकाव एक सही क्रम में होना चाहिए, एक सही तरीके में होना चाहिए। अगली बात कहता है ये कि वर्णों को लिखते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्रमबद्धता का ध्यान रखना
रखना चाहिए। कहता है कि हम जब वर्ड को लिखें, जब अक्षर को लिखें, तो निश्चित रूप से हम उनके क्रम का ध्यान रखना चाहिए कि किसके बाद कौन सा क्रम आने का काम करेगा। तो ये आपका रहा ये वर्णों को लिखने का, वर्णों को लिखते समय किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां क्या रखना चाहिए। अब आपका प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18वीं और अंतिम प्रश्न कहता है वाचन किसे कहते हैं। वाचन किसे कहते हैं, उनके प्रकार लिखिए, उनके प्रकार देखो, इसने 2 नंबर के प्रश्न में 2 चीज पूछा है, यानी 2 नंबर के प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ दिया है। पूछा ये कि वाचन किसे कहते हैं, ये 2024 में भी दे रखा था, ये बस प्रश्न को घुमा के दिया था, वाचन के प्रकार पूछा था। कहता है कि वाचन किसे कहते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं। तो देखो वाचन का ये मतलब होता है, देखिए वाचन का मतलब होता है जो कहता किसी लिखी भाषा को, किसी लिखी भाषा को पढ़ना, किसी लिखी भाषा को पढ़ना वाचन कहलाता है। उसने कहा कि किसी भी लिखित भाषा को जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं, उसके कहने का मतलब है किसी भी लिखित भाषा को जब हम बोल बोल के पढ़ने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। ऐसा नहीं, देखो वाचन के 2 प्रकार होते हैं, एक सस्वर वाचन होता है, एक मौन वाचन होता है। तो यहाँ ये कहने का काम किया है कि जब किसी भी लिखित भाषा को हम उच्चारण करते हुए पढ़ने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाचन। अब इसमें आप उदाहरण दे देना कि जैसे पेपर, पत्रिका, पुस्तक, पेपर, पत्रिका, पुस्तक इत्यादि। ये क्या है, ये वाचन की श्रेणी, यानी कहता है जब हम किसी पेपर को, किसी पुस्तक को, किसी या किसी पत्रिका को जब हम मुख अवयव द्वारा शब्दों का उच्चारण करते हुए पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। वाचन का मतलब होता है पढ़ना, वाचना, यानी जब हम किसी भाषा, लिखित भाषा को जब अपने मुख अवयव द्वारा शब्दों का उच्चारण करते हुए पढ़ने का काम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। अब उसने एक प्रश्न और दिया है उनके प्रकार, तो इसके जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। अब उसने पूछा है कौन कौन, तो प्रकार का नाम लिखिए कि सस्वर वाचन, और नंबर 2 होगा मौन वाचन। मौन वाचन, ये 2 प्रकार का वाचन है। यानी उसने ये कहने का काम किया है हमारा जो वाचन होता है 2 तरह से होता है, एक सस्वर वाचन होता है, एक मौन वाचन होता है। और इसने 2023 का पेपर ये था, ये 18वां प्रश्न ये दिया था कि वाचन किसे कहते हैं, उसके प्रकार। आपसे पुनः मैं कहना चाहूँगा कि आप जितने भी भाई बंधु इस चैनल को देख रहे हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देखने का काम कर रहे हो, आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए। बहुत से ऐसे आपके ही मित्र होंगे जो क्लास नहीं कर पाए होंगे, किताब का भी अध्ययन नहीं कर पाए, कम से कम पेपरों का अध्ययन कर लेंगे तो भी उनका अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता। मैं भरपूर प्रयास करने का काम करूंगा कि आपके सारे पेपरों को आप YouTube पे हम दे देने का काम करें, उसको आप अध्ययन कर लेने का काम करिएगा। ये रहा 2023 का पेपर और 2024 का। मैंने 24 का पेपर इसके पहले पढ़ा दिया था
और आज 2023 के पेपर का, और इसी तरह इसी क्रम में आपको 2012 तक के पेपर को मैं पढ़ाने की भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा, समझाने का भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने का काम करिए और एक काम करिए, यदि बात आपको जहां न समझ में आए तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कि मैं इतना प्रयास आपके लिए कर रहा हूं कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए, तो आप इतना तो कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बात समझ में आई या नहीं आई और आप कहां से देख रहे हो। इतनी चीजों को आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करिए। और अगली कक्षा में 2022 का पेपर लेके मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होने का काम करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।